हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जब पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये लेक्चर स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के लिए रेलेवेंट होगा, लेकिन इसका जो लॉजिक है वो किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकता है। इस पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे काम करती है इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर सही आंसर पर आपको +1 यानी कि 1 मार्क मिलता है तो गलत आंसर पर आपको -0.25 मार्क्स मिलेगा। ये काफी बेसिक लगता है पर समझना जरूरी है। सो हर क्वेश्चन को अपॉर्चुनिटी समझो लेकिन रिस्क भी समझो। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहां वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको श्योर शॉट आता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इतना नहीं सोचना है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि अगर आपने 4 अटेम्प्ट करे, उनमें से आपका हो सकता है कि 1 गलत हो, 2 गलत हो, तो भी आपके पास 0.50 मार्क्स तो आएगा। अगर गलत भी होता है आपका एक क्वेश्चन तो आपको उसका सिर्फ 1/4 मार्क्स ही माइनस मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्वेश्चन तो कम से कम सारे अटेम्प्ट करके आए, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना हमें डराया जाता है। दूसरा पॉइंट आप ये समझिए कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न कैसे काम करता है और हमें ये वाला जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये कैसे करना है। लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव पेपर में मेमोरी प्लस इंटरप्रिटेशन दोनों का टेस्ट होता है। क्वेश्चन फैक्चुअल भी हो सकते हैं जैसे कि हु रोट गैबिन मार्केट, और ट्रिकी भी हो सकते हैं जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ अ पोएम। सो रूट लर्निंग प्लस लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, आपको ये दोनों की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। एक और चीज हमें देखने को मिल रही है कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर से पहले एचपीएससी ने बहुत इजी से पेपर्स बनाए थे, बहुत सुपरफिशियल से, जिसमें बहुत हाई मेरिट गई है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बाद और पॉलिटिकल साइंस का पेपर खुद और उसके बाद जो हिंदी का पेपर हुआ है अभी संडे को, ये दोनों ही एग्जाम्स जो एचपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं ये बहुत ही डिसहार्टनिंग और इंटेलेक्चुअली अनसेटल्ड से पेपर थे। एचपीएससी ने जिस तरह से इन एग्जाम्स को अप्रोच करा है वो बहुत अनप्रोफेशनल सा लगता है। एचपीएससी को समझना चाहिए कि एक लाइफ ऑल्टरिंग माइलस्टोन है उन थाउजेंड्स ऑफ डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने इतने सारे ईयर्स इसके अंदर इन्वेस्ट करे हैं, पढ़ाई करी है और उम्मीद करी है कि एक स्टेबल करियर मिलेगा उनको। जितनी सीरियसनेस इस एग्जाम के लिए एचपीएससी को दिखानी चाहिए थी उतनी नजर नहीं आ रही है। क्वेश्चन पेपर्स को और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और थॉटफुल अप्रोच रखनी चाहिए। कुछ एग्जाम सेंटर से कंप्लेंट्स भी आई हैं कि पेपर्स जो हैं वो उन पे सील ही नहीं लगी हुई है, ऐसे ही बांटे जा रहे हैं वो पेपर। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है एचपीएससी का एग्जाम सेंटर्स में, ये बहुत अनप्रोफेशनल सा लग रहा है। लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने की जगह, एनालिटिकल एबिलिटीज को टेस्ट करने की जगह, टीचिंग एप्टीट्यूड को टेस्ट करने की जगह पेपर जो है वो कुछ और ही एम्बिग्विटीज की बात करता है, कुछ आउटडेटेड रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत पुअर फ्रेमिंग भी की गई है, स्पेलिंग्स भी गलत आई हैं, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स भी बहुत सारी हो रही हैं। 5.5 साल के बाद एचपीएससी दोबारा पोस्ट लेकर आई है और पेपर फ्रेमिंग में इतनी लापरवाही बरतना, दिस इज क्वेश्चनेबल। सो वी अर्ज द कमीशन टू कंसल्ट कॉम्पिटेंट एकेडमिशियंस और इंश्योर करें कि पेपर जो है वो मॉडरेशन में रहे, क्वेश्चन के साथ अलाइन करने वाले पैटर्न्स हो, यूजीसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होने चाहिए। बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ टीचिंग प्रोफेशन एंड मोर इम्पोर्टेंटली अबाउट गिविंग जस्टिस टू अ जनरेशन ऑफ एस्पिरेंट्स जो अभी भी ये बात मानते हैं कि मेरिट और नॉलेज से उनका सिलेक्शन होगा। सो इस बिलीफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए और आई होप कि जो आपका पेपर आए वो थोड़ा बेहतर और इंटेलेक्चुअली डिजाइन किया गया हो। इस पेपर को क्लियर करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चंस पे फोकस करना। पहले वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जिन पे आपको 100% यकीन है या कम से कम आप 90% श्योर हो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने आंसर्स पे। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं तो ये पढ़ के आया हूँ तो अटेम्प्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा हुआ तो गिव इट टाइम, आप उसे सर्कल करके छोड़ दीजिए और लास्ट में उसको देखिए। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद आ जाए, हो सकता है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ ऐसा रिलेशन मिल जाए जिससे आपको उस क्वेश्चन का आंसर करने में आसानी हो जाए। तो अगर पहले आप उन शॉर्ट क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे तो इससे आपका पॉजिटिव स्कोर सिक्योर होगा और आप मेंटली भी बूस्ट फील करेंगे। एक और टेक्निक होती है, सब इसकी बात करते हैं, स्मार्ट गेसिंग, और इसमें एक मेथड काम करता है, इलेमिनेशन मेथड प्लस लॉजिक। जब 4 ऑप्शंस हों और आपको पता हो कि 2 ऑप्शंस डेफिनेटली गलत हैं तो उनको एलिमिनेट कर दीजिए। जो बचे हुए 2 ऑप्शंस हैं, जब वो 2 बचे हुए क्वेश्चंस पे आप ध्यान देंगे तो अब आपके पास 50% एक्यूरेसी है उस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने की। अगर कॉन्टेक्स्ट या लॉजिक से लगता है कि एक करेक्ट हो सकता है तभी आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। ब्लाइंड गेसिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, उसे अवॉइड करिए, स्पेशली जब आप क्लूलेस हो। अब हम बात करते हैं कि आपको इस पेपर में
क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगा। एक ऑब्जेक्टिव पेपर में पैनिक सबसे बड़ा एनिमी होता है। हर क्वेश्चन को आप 30 to 40 सेकेंड से ज़्यादा मत दीजिए अनलेस वो ट्रिकी है। अगर वो ट्रिकी है तो आप उस पर रुकिए, उसको ध्यान से पढ़िए, उसको टाइम दीजिए। सबसे पहले पेपर को क्विकली स्कैन करें, फिर इजी क्वेश्चंस को अटैक करें, इजी क्वेश्चंस को चुनें और उनको सॉल्व करें। जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको मार्क करके छोड़ दीजिए आप और एंड में वापस उनके पास आइए। क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्चुअल रीडिंग पे फोकस करना है। लिटरेचर में सिर्फ याद करना काफी नहीं होगा, समझना भी जरूरी है। कैरेक्टर एनालिसिस है, थीम्स हैं, सिंबल्स हैं, नैरेटिव टेक्निक्स हैं, ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है कोई, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 पढ़ ली। अब पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 को आप बिना बिब्लिकल रेफरेंसेस को समझे, थोड़ा बहुत ग्रीक मिथोलॉजी को समझे बिना आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप उसको समझ नहीं सकते हो कंप्लीटली। तो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको जितनी याद आपकी मेमोरी बनेगी वो सफिशिएंट नहीं होगी। कभी कभी आपको उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना भी ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सजेशन है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि अभी बहुत कम टाइम रहता है तो आप कम से कम दिन के 100 क्वेश्चंस 100 एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस जरूर करिए, स्पेशली पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आप गलती कर रहे हैं, या गलती से गलत करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एटलीस्ट आप उनको नहीं करोगे एग्जाम में, और आपका जो गेसिंग पावर है वो बेटर हो जाएगा। कुछ बोनस टिप्स की भी हम बात करते हैं। आपको बिल्कुल ही नहीं पता है किसी के बारे में तो आप उस क्वेश्चन को जाने दीजिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो उसे अटेम्प्ट जरूर करके आइए। तुक्का मत मारिए एग्जाम में, स्मार्ट गेस करने की कोशिश कीजिए, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी का यूज़ कीजिए। पहले जो आपको बिल्कुल गलत आंसर लगते हैं आप उनको काटते रहिए और उसके बाद जो बच जाते हैं ऑप्शंस उनमें से आप सही आंसर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, आप रट्टा मारने पे फोकस मत करिए। पहले इजी क्वेश्चंस बाद में टफ क्वेश्चंस, ये स्ट्रैटेजी अपनाइए। टाइम का ध्यान आपको जरूर रखना है, जितने आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। सो ऑब्जेक्टिव पेपर विद नेगेटिव मार्किंग एक स्ट्रैटेजी गेम है। यहाँ नॉलेज के साथ साथ आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी टेस्ट होती है। इंग्लिश लिटरेचर जैसा सब्जेक्ट जहाँ इंटरप्रिटेशन मैटर करता है वहाँ आपको हर क्वेश्चन को कामली और लॉजिकली देखना होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्कोरिंग हाई इज नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग ऑल, इट्स अबाउट अटेम्प्टिंग राइट। तो आपको सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे पे फोकस करना, सब खत्म करके आ जाऊं, यह आपका फोकस नहीं होना चाहिए। अब हम 5 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ये सेम क्वेश्चन हो सकता है ना आए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप एक बार देखिए कि आपको क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो अभी हमने जो बात करी है कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी हम कैसे अपनाएं उन क्वेश्चंस को करने के लिए जो हमें नहीं आते, वो आप इनके ऊपर अप्लाई करके देखिए। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स बेस्ट डिस्टिंग्विशेस मॉडर्निस्ट लिटरेचर फ्रॉम विक्टोरियन लिटरेचर। विक्टोरियन लिटरेचर और मॉडर्निस्ट लिटरेचर के बीच में क्या डिफरेंस है पहले आपको ये पता होना चाहिए। मॉडर्निस्ट की क्या फीचर हैं, विक्टोरियन की क्या फीचर हैं, उसके बेसिस से आप इसको आंसर कर पाएंगे। ए ऑप्शन है हमारे पास, emphasizes on moral certitude and social order. B option, use of realism and omniscient narrator. C, fragmentation of narrative and stream of consciousness. 4, celebration of progress and imperial optimism. इसका आंसर है C, fragmentation of narrative and stream of consciousness. आपने पढ़ा होगा कि मॉडर्निस्ट लिटरेचर जो है वो 19th और 20th सेंचुरी में एमर्ज हुआ था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है आप याद करिए। एक तो नैरेटिव एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स की बात करता है, नॉन लीनियर टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे बात करते हैं, और जो 2 इंपॉर्टेंट फिगर हैं जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ, इन्होंने बहुत काम करा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के ऊपर। और भी आप याद रख सकते हो कि विक्टोरियन एज के फीचर्स से कैसे अलग है। देखिए विक्टोरियन एज का जो लिटरेचर था वो रियलिज्म पे फोकस करता है, सोशल नॉर्म्स पे फोकस करता है, मोरल क्लैरिटी की बात करता है, लेकिन मॉडर्निस्ट उससे काफी अलग है। अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप ऑप्शंस पढ़ेंगे एंड इट विल क्लिक टू योर माइंड कि सी इसका आंसर, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन ऑफ नैरेटिव्स की बात मॉडर्निस्ट में ही होती है, मॉडर्निस्ट ही करते हैं, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो मॉडर्निज्म का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। आपको ये चारों एजेस हमने ऑप्शन में दिए हैं। फर्स्ट इज रोमांटिसिज्म,
सेकंड इज मॉडर्निज्म, थर्ड इज एस्थेटिसिज्म एंड फोर्थ इज रियलिज्म। अब इन चारों ऑप्शंस में हमें पता है कि आर्ट फॉर आर्ट एक एस्थेटिक मूवमेंट था जो 19th सेंचुरी में आया था। वॉल्टर पैटर और ऑस्कर वाइल्ड ये दो इसके डॉक्ट्रिन्स को पॉपुलर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो डॉक्ट्रिन है ये कॉन्ट्रास्ट करता है विद रियलिज्म, सोशल एक्यूरेसी, और कहता है कि आर्ट को आर्ट के लिए ही देखना चाहिए, उसमें कमियां मत ढूंढिए। आर्ट इज फॉर आर्ट सेक, सो वी कैन इजीली पॉइंट इट आउट। अगर हमें ये बातें पता है तो हमें पता है कि इसका आंसर सी है। थर्ड क्वेश्चन, इन न्यू हिस्टोरिसिज्म व्हाट इज मेंट बाय स्टीफन ग्रीनबोल्ट्स आइडिया ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी। अगर आपने न्यू हिस्टोरिसिज्म पढ़ा है तो आपने ये टर्म पढ़ी होगी, सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी। लिटरेचर मिरर्स यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रूथ्स दैट रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस हिस्ट्री। इससे कहीं ज्यादा इन डेप्थ इसकी स्टडी है, तो ए ऑप्शन को तो हम हटा देंगे। बी, टेक्स्ट और ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर्स डाइवर्स फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो कहता ही नहीं है न्यू हिस्टोरिसिज्म, ये तो कहता है कि टेक्स्ट जो है वो हिस्ट्री के फ्रेमवर्क में रख के हमें उनको पढ़ना चाहिए, तो हम बी ऑप्शन को भी हटा देंगे। सी, लिटरेचर बोथ शेप्स एंड इज शेप्ड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज ऑफ इट्स टाइम। ये स्टेटमेंट मैच होती है विद द थियोरी ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म, क्योंकि वो कहता है कि लिटरेचर जो है वो सोसाइटी को शेप करता है और खुद भी शेप होता है सोशल स्ट्रक्चर से, पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज से, जो भी उसके टाइम के होते हैं। तो इसका आंसर सी है। डी, हिस्ट्री इज न्यूट्रल बैकड्रॉप ऑफ लिटरेरी क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल जीनियस। बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता है न्यू हिस्टोरिसिज्म, बल्कि वो तो मान के चलता है कि हिस्ट्री और लिटरेचर कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इस तरह से आप गैस कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द टर्म एंग्री यंग मैन इज एसोसिएटेड with which phase of British literature and what characteristics define it। पहले तो एंग्री यंग मैन है क्या, हमें पता होना चाहिए कि ये एक ग्रुप था। आपको पता होगा कि एक ग्रुप था ब्रिटिश राइटर्स का जो कि 1950s में एक्टिव हुआ था, और जॉन ऑसबॉर्न और किंग्सले एमिस इसके फेमस फिगर्स हैं। ये एक्सप्रेस करते हैं डिसचेंटमेंट विद द ब्रिटिश क्लास सिस्टम, और जो पोस्ट सोशल स्टैग्नेशन है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और ये लोग डिपिक्ट करते हैं फ्रस्ट्रेशन को। लेकिन किसकी, कौन सी कैटेगरी के फ्रस्ट्रेशन को? फ्रस्ट्रेशन ऑफ लोअर मिडिल क्लास। और जो प्रोटैगनिस्ट हैं इनकी सारी स्टोरीज के या ड्रामा, जैसे ड्रामा में भी जो कहानियां हैं, इनके प्रोटैगनिस्ट एक तरह से बहुत रिबेलियस होते हैं। और ये किसके अगेंस्ट रिबेल करते हैं? ये रिबेल करते हैं सोसाइटिकल नॉर्म्स के अगेंस्ट। तो अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आप इस आंसर को गैस कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप एंग्री यंग मैन का आइडिया कहीं ना कहीं सुना होगा जब आपने पढ़ाई करी होगी, तो आप गैस कर सकते हैं। कौन से पीरियड का है ये? एडवर्डियन पीरियड में तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, एडवर्ड के पीरियड में तो कुछ नहीं था ऐसा, तो ऑप्शन ए को तो हम एलिमिनेट कर देंगे। बी, पोस्ट वॉर लिटरेचर, डिसइल्यूजनमेंट विद क्लास सिस्टम। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि एंग्री यंग मैन है, एंग्री यंग मैन क्लास सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपने अमिताभ बच्चन की मूवीज भी देखी हैं तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन देखने को मिलता है। जैसे दीवार एक मूवी है, सुहाग एक मूवी है, इसमें एक हीरो है जो सोसाइटी के नॉर्म से परेशान ही रहता है, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करता रहता है। तो अमिताभ बच्चन की मूवीज को भी एंग्री यंग मैन का टाइटल दिया गया था कि ये जो जॉनर है ये पूरा एंग्री यंग मैन जॉनर है। तो इससे हम गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर बी होगा, क्योंकि पोस्ट वॉर होने के बाद ही इस तरह की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो दिखाई देनी शुरू हुई थी मिडिल क्लास के अंदर। थर्ड, रोमांटिक पीरियड, इमोशनल इंटेंसिटी, ऐसा कुछ नहीं है। रोमांटिक पीरियड हमने पढ़ा है, उसमें तो कोई एंग्री यंग मैन की बात नहीं हुई, वो तो नेचर के ऊपर फोकस था पूरा का पूरा। जॉर्जियन पोइट्री, रूरल आइडल्स एंड पेस्टोरल नॉस्टैल्जिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसमें कोई पेस्टोरल नॉस्टैल्जिया की बात नहीं हो रखी, कोई गाँव की बात नहीं हो रखी, कोई रूरल सिनेरियो इसके अंदर डिस्कस नहीं है। तो जॉर्जियन पोइट्री का कोई फीचर हमें इसमें दिखाई दे ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि एंग्री यंग मैन तो पोइट्री में आया भी नहीं था, तो ये क्वेश्चन भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इस तरह आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके काफी हद तक एक्यूरेसी गेन कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, Which of the following correctly matches a literary theory with its principal concern? ये आपने सारी थियोरी आपके सिलेबस का पार्ट है, आपने पढ़ रखी होंगी, तो आप इजीली गेस कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा है तो आपको पता है कि स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स की, उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी करता है, और इन्होंने दे रखा है कि द अनकॉन्शियस मोटिव ऑफ कैरेक्टर। देखिए, कैरेक्टर के अनकॉन्शियस मोटिव्स के बारे में तो साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म है वो इसकी स्टडी करता है, स्ट्रक्चरलिज्म का कुछ लेना देना है नहीं इससे, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, हमें पता है कि तो फेमिनिज्म के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है इंटरटेक्चुअलिटी एंड डेफिनेट डेफरल ऑफ मीनिंग। ऐसी कोई बात नहीं होती है। हमें पता है कि इंटरटेक्चुअलिटी तो जूलिया क्रिस्टीवा का कॉन्सेप्ट था, और ये सिमियोटिक्स की बात करता है। फर्डिनेंड डी सोशोर ने जो सिमियोटिक्स की बात करी है उससे रिलेटेड है।
तो ये स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट है, ना कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का। मार्क्सिस्ट थियोरी के साथ दे रखा है क्लास स्ट्रगल एंड आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, ये बिल्कुल सही है, यही सही ऑप्शन है इसमें, क्योंकि मार्क्सिज्म बात करता है क्लास स्ट्रगल की, आइडियोलॉजी की बात भी करता है। डी ऑप्शन में दे रखा है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड बाइनरी अपोजिशन, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो फिर से स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की स्टडी का पार्ट है। तो अगर आपने सिर्फ फेमिनिज्म पढ़ रखा है तो आप स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में गैस नहीं कर सकते, आप मार्क्सिज्म के बारे में गैस नहीं कर सकते। लेकिन आपने अगर सारी थियरीज को पढ़ा है, चाहे डिटेल में, चाहे आपने उसको ऊपर से पढ़ा हो, तो भी आपके पास थोड़ा बहुत गैस करने के लिए स्कोप बच जाता है कि शायद इसका ये हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी गैसिंग पावर को यूज करके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो तो आपको पता होंगे तो ही आप कर पाएंगे, और ऐसे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप हमारे इन नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये नोट्स आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और आपको हर थियोरी और टेक्स्ट की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे। सो दिस वीडियो वॉज टू हेल्प यू अटेम्प्ट योर ऑब्जेक्टिव पेपर विद मोर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। उसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियोस बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च से लेके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज तक, और सेकेंड पार्ट में हम कवर कर रहे हैं यूज ऑफ डिजिटल टूल्स फॉर रिसर्च से लेके एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च तक। टिल देन स्टे पॉजिटिव एंड कीप प्रिपेयरिंग।